जी बेटा, ग्लूकोज C6H12O6 एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर एलिमेंट्स की एक्चुअल तादाद, एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में मेंशन हुआ हुआ हो, उस फार्मूले को नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता हो, वो फार्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसी की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने के बाद जो मटेरियल हमारे पास बच जाएगा, जो फार्मूला बचेगा, 6 कॉमन निकला, बचा हमारे पास CH2O, इसे नाम दिया जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। जो इसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है उसे नाम दिया जाता है आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पेरिकल। C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसका एम्पेरिकल फार्मूला देखा जाए तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा हमारे पास CH। H2O ये हमारे पास वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है, चूँकि इसके अंदर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, जबकि हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला हमें बताता है सिंपलेस्ट एटम के बारे में, सिंपलेस्ट रेशो के बारे में, जो उसमें से कॉमन निकलने के बाद जो फार्मूला बनता है उसे नाम दिया जाता है बेटा एम्पेरिकल फार्मूला। अब सवाल ये है कि पेपर में ये किस तरीके से आता है। पेपर के अंदर बेटा ये पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल की सूरत में पेपर के अंदर चीज़ आप लोगों से पूछी जाएगी। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, वो स्टेप्स सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि क्या स्टेप्स होंगे। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप्स का जायज़ा, उसके बाद फिर इस पर न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। बेटा स्टेप नंबर 1 होता है इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस। बहुत सारे स्टेप्स हैं, इससे पहले भी होते हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सबसे मेन स्टेप ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस। हमें मासेस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन का कितना मास है, हाइड्रोजन का कितना मास है, अगर ऑक्सीजन है तो उसका भी कितना मास है। लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस, स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस, स्टेप नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशोज, डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशोज। कैसे निकाला जाएगा सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें सवाल के बारे में पता हो। डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपलेस्ट मोल रेशो, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो सिंपलेस्ट मोल रेशो होता है इसी को नाम दिया जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस स्टेप नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशोज स्टेप नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपलेस्ट मोल रेशो विच इज़ बेसिकली नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। यही एम्पेरिकल फार्मूला होता है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज़ अवर लास्ट स्टेप। तो ये कुछ मेन स्टेप्स हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ये याद कर लो। देखो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि इधर हमने पढ़ाई और उधर आप उसमें चैंपियन बन गए। स्टेप बाय स्टेप है, चीज़ों को आहिस्ता से मुश्किल की तरफ लेके जाते हैं। पहली बात यह है कि आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए, मासेस, परसेंटेज, मोल रेशो, सिंपलेस्ट मोल रेशो,
और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बेटा क्या, इसके अंदर आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो सवाल में अगर ये मुख्तलिफ तरीके से पेपर में सवाल पूछा जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस अगर नहीं पता तो मास फाइंड करोगे, लेकिन अगर मास दिया हुआ है तो पहला स्टेप तो हो गया पूरा, ऑटोमेटिकली मास दिया हुआ है, फिर डायरेक्ट निकालोगे परसेंटेज, मोल रेशो, सिंपलेस्ट मोल रेशो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर डायरेक्ट तुम्हें दे दी परसेंटेज तो पहला स्टेप तो गया, परसेंटेज दी हुई है तो मोल रेशो पे आओगे, सिंपलेस्ट मोल रेशो पे आओगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आ जाओगे। अगर किसी सवाल में तुम्हें मोल रेशो दिया हुआ है तो ऊपर के 2 स्टेप्स को छोड़ दो, डायरेक्ट तीसरे स्टेप पहले से दिया हुआ है तो आसान हो गया सवाल, सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालो और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दो। बात समझ आई बेटा थोड़ी बहुत? मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल है तो लेंदी, लेकिन ये मत समझिएगा कि बहुत मुश्किल है। 4-5-3 न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको इसकी अलिफ बे समझ आना शुरू हो जाएगी। तो जो चीज़ फर्स्ट टाइम में मुश्किल लग रही होती है, बाद में वही चीज़ आपकी फेवरेट बन जाती है। और सारी बात डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये चीज़ बहुत आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। फर्स्ट ईयर का बच्चा थोड़ा सा घबराता है, लेकिन थोड़े अरसे के अंदर वो सेट हो जाता है जब वो देखता है कि हाँ भाई सवाल किस पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। और असल चीज़ आपकी प्रैक्टिस है, अपनी प्रैक्टिस अच्छी, सारी चीज़ आसान है। तो यार ये 5 स्टेप्स याद रखो, फिर मैं एक सवाल लिखता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं मिनटों के अंदर। चलो नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट, आमतौर पर बच्चे कहते हैं सर बस स्क्रीनशॉट ले लें। कितने स्क्रीनशॉट लेके सेव करोगे? नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ते जाओ, ऐसे कर लो। चले भाई चले, अब मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ और न्यूमेरिकल लिखने के बाद फिर इसको बेटा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे तो बुक का ही सवाल है बेटा, बुक का क्वेश्चन है और पेज नंबर है बुक का 13 और क्वेश्चन नंबर, ये वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल 1। ठीक है, वो पेज नंबर 13 खोलोगे तो तुम्हें ये सवाल मिल जाएगा। 1.367 grams of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen was combusted in a stream of air to yield 3.002 grams carbon dioxide and 1.640 grams water. What is its empirical formula? ठीक है जनाब, करते हैं सॉल्व, कोई मसले की बात नहीं है। 1.367 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, एक सैंपल दिया हुआ है और उस सैंपल का मास हमारे पास है 1.367। और जब इसके अंदर देखा गया, एनालिसिस किया गया, तो इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और साथ में हमारे पास इसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजन भी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ फ्यूल या अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन या अमाउंट ऑफ सैंपल या अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है हमारे पास 1.367 ग्राम्स। 1.367 ग्राम्स हमारे पास सैंपल है। उसके अंदर कौन कौन से, मैंने कहा यार ये मेरे पास एक अमाउंट है, इसके अंदर 1.367 ग्राम्स सैंपल है, इसमें मौजूद है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसको कंबस्ट किया गया, जलाया गया, तो इसमें से हमें मिला 3.002 ग्राम्स। ये मेरे पास सैंपल है, ठीक है, देखो बेटा ये मेरे पास सैंपल है, इसका अमाउंट है 1.367 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने कहा इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों बातें हैं। वॉज कंबस्टेड इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर, एयर की मौजूदगी में जब इसको जलाया गया तो क्या क्या मिला?
यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस। 3.002 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड। यार जब इसको जलाया गया तो हमें यहाँ पर पहली बात मिली कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी बात यहाँ से हमें क्या मिली, यहाँ से हमें वाटर मिल गया। 3.002 ग्राम्स हमें यहाँ पे मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और 1.640 ग्राम्स हमें यहाँ से मिल गया वाटर। 1.640 ग्राम्स हमें मिल गया वाटर, और 3.002 ग्राम्स हमें यहाँ से मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो गई। तो ये दो बातें हैं। व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। कैसे करोगे, पहले तो डेटा बनाएंगे। उससे पहले एक और बात, मैंने आपसे कहा था डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस। यार मासेस कैसे फाइंड करोगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? हमने कहा हम मासेस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टेशियोमेट्री समझी हुई है। अगर एक कंपाउंड का मास दिया हुआ हो तो उससे किसी एलिमेंट का मास, या किसी एलिमेंट का मास दिया हुआ हो उससे किसी कंपाउंड का मास बआसानी हम फाइंड कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से तुम कार्बन का मास निकाल लो, वाटर की मदद से तुम हाइड्रोजन का मास निकाल लो, फिर ऑक्सीजन का रह जाएगा। ऑक्सीजन का मास मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करना है। तो बेटा पहले बनाओ डेटा। डेटा के अंदर क्या लिखोगे, मास ऑफ सैंपल 1.367 ग्राम्स, मास ऑफ CO2 कितना है 3.002 ग्राम्स, फिर है मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है 1.640 ग्राम्स। रिक्वायर्ड क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ गई सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारे पास सॉल्यूशन। फर्स्ट हेडिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस। आप हेडिंग डाल दें डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस की। बेटा पहली हेडिंग अपने पास डालो डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस। मासेस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं हमारे पास, बिल्कुल परफेक्ट हैं तमाम की तमाम चीज़ें। डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस, डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस में बेटा हमें 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर मास ऑफ कार्बन, सबसे पहले मास ऑफ कार्बन फाइंड करोगे। कार्बन का मास किस चीज़ की मदद से फाइंड करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बन का मास आप लोगों ने फाइंड करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है। 44 ग्राम्स ऑफ CO2 कंटेन्स, अगर 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड हो, 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, भाई कार्बन इसके अंदर कितना होता है, सिर्फ 12 ग्राम्स। 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम्स क्या होता है, कार्बन। 1 ग्राम की वैल्यू निकाली जाती है। 1 ग्राम की वैल्यू निकालने के लिए 44 को 44 से डिवाइड करवाओगे। 1 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, चूंकि लेफ्ट साइड पे 44 से डिवाइड करवाया है तो राइट साइड पे भी 44 से डिवाइड करवाओगे। 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन। 1 ग्राम की वैल्यू हमें पता चल गई। जब 1 ग्राम की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो आप इसे मल्टीप्लाई करवा दो, किससे, आप इसे मल्टीप्लाई करवा दोगे। सवाल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ है, सवाल के अंदर दिया हुआ है 3.002 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स। 12 मल्टीप्लाई बाय 3.002 डिवाइडेड बाय 44। 12 मल्टीप्लाई बाय 3.002 डिवाइडेड बाय 44। तो बेटा ये आपने स्टेशियोमेट्री के अंदर हम लोगों ने समझी थी बात कि अगर एक सब्सटेंस का मास हो उसकी मदद से दूसरे का कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो ये डिटेल में हम लोगों ने पहले बात समझ रखी है, आपने इसको अप्लाई किया। देखें मैं यही कहता हूँ ना कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर यही होता है, जो चीज़ पहले समझी होती है अगले लेक्चर के अंदर वो चीज़ अप्लाई हो रही होती है। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ बेटा। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने पे क्या हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 3.002 डिवाइडेड बाय 44
0.8187 0.8187 grams of कार्बन, 0.0187 हमारा ये आंसर आया। और 12 मल्टीप्लाई बाय 3.002 डिवाइडेड बाय 44, 0.8187 ग्राम्स। तो ये आ गई बेटा पहली बात हमारी, ये थी पहली बात। डिटर्मिनेशन ऑफ मास के अंदर ही हम लोगों ने कैलकुलेट की है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है? दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है फॉर मास ऑफ वाटर। बेटा अब हमें मास फाइंड करना है वाटर के फॉर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास हमें फाइंड करना है किस चीज़ की मदद से? हमें फाइंड करना है वाटर की मदद से। कैसे करेंगे ये देख लो भाई। H2O के अंदर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। बेटा H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। आप लिखोगे 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स अब कहाँ से आया? ये मोलर मास है वाटर का। जैसे 44 आया था कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी तरीके से 18 ग्राम्स ऑफ H2O कंटेन्स 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। भाई अगर 18 ग्राम हमारे पास वाटर हो तो उसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। 1 ग्राम के लिए आप 18 को 18 से डिवाइड करवाओगे, 2 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। जब 1 ग्राम की वैल्यू पता चल जाती है तो इसके बाद आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे जो अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। द गिवन अमाउंट इज 1.640 grams of H2O contains 2 multiplied by 1.640 divided by 18 grams of hydrogen। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको डिवाइड कर दो, जो आंसर आए वो अपने पास यहाँ पे मेंशन कर दो। क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1.640 डिवाइडेड बाय 18, 0.1822 0.1822। ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बेटा हमने 2 बातें कैलकुलेट कर ली हैं। पहली चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया है यहाँ पर अपने पास, पहली चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है वो क्या कैलकुलेट किया? पहला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है अपने पास ऑक्सीजन का, अब रह गया है बाकी हम लोगों ने हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया है। और हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के साथ साथ हम लोगों ने जो दूसरी चीज़ कैलकुलेट की है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है कार्बन का मास। तो ये 2 बातें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब तीसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। चलें इसको नोट करते हैं साथ साथ आप। हेडिंग भी डाल दें अपने पास। और हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग ये डालेगी आपके पास फॉर मास ऑफ ऑक्सीजन। फॉर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कैसे निकाला जाएगा? ओवरऑल क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। कह रहे थे कि हमारे पास सैंपल दिया हुआ है। सैंपल कितना है? 1.367। इतना हमें मास दिया हुआ है। जलाने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में चीज़ को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन। और कंबस्शन रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बन निकाल लिया, वाटर की मदद से हम लोगों ने क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली? हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया। तो ये पहला स्टेप था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस का। इसमें अब हमारे पास रह गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को 2 तरह से फाइंड किया जा सकता है। कैसे कैसे 2 तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? अच्छा, ये कार्बन का मास अभी मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पेश आएगी। ऑक्सीजन का मास एक तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इन दोनों मासेस को ऐड करो और जो गिवन मास है 1.367 इससे सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो ऐसे ऑक्सीजन का मास निकल आएगा। या आप ऑक्सीजन का मास ना निकालो, डायरेक्ट इसकी परसेंटेज निकाल दो।
दो चीज़ों की परसेंटेज निकालो, तीसरे की 100 में से माइनस करवा के, तो वो हमें पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं बेटा, स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन। बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे परसेंटेज निकाली जाती है ना, मान लो कि आपका 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ, आपके उसमें से 23 मार्क्स आ गए, 23 न्यूमरेटर में रखा, ऊपर 23 रखा, डिवाइड करवाया 25 से, मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। इसी तरह से मास ऑफ कार्बन, बेटा मास ऑफ कार्बन कितना आया था? 0.8187 और मास ऑफ सैंपल कितना है? बेटा मास ऑफ सैंपल है 1.367। इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका आंसर आ रहा है वो लिख देते हैं यहाँ पे। 0.8187 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.367, 59.890। ये हमने निकाल ली परसेंटेज ऑफ कार्बन। देख लो बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल ली। दूसरी बात हमारे पास ये है परसेंटेज ऑफ, जो दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अभी निकाल लेते हैं। ये वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू अगर मैं मिटा दूं तो बस फिर दोबारा से नए सिरे से मुझे सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी? मैं जानता हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल। जब एक मरतबा फार्मूला लिख देते हैं तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड करेंगे मास ऑफ सैंपल 1.367। तो कर लेते हैं इसको। 0.1822 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.367, 13.328। ये आ गई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखें बेटा, दो चीज़ों की परसेंटेज निकल आई। फॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये तीनों 100 के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं? 100% के बराबर होती हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास फाइंड करनी है 100% माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। भाई इन दोनों परसेंटेजेस को हम लोगों ने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करवाना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को इधर ही रहने दो, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी वहां ले जाओ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी वहां ले जाओ। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी निकाली? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 59.890। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी निकल आई? 13.328। इनको सब्ट्रैक्ट करवा दो आप। ये आ गई बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ पे आके मुकम्मल। इसे आप लोग अपने पास नोट करना शुरू कर दो बेटा, साथ साथ इसको नोट करते चले जाओ। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारा इसमें क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस। फिर इसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशियोज। स्टेप नंबर 3।
मोल रेशो कैसे निकालोगे? फॉर मोल रेशो ऑफ, बेटा कार्बन का मोल रेशो कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला है मोल रेशो ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है? कार्बन की परसेंटेज हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आ गई थी? 59.890। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। 59.890 डिवाइडेड बाय 12, 4.990। 4.990 ये मोल रेशियो ऑफ कार्बन आ गया। इसी तरीके से फॉर मोल रेशियो ऑफ मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, बेटा मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज थी 13.328, डिवाइड करवाओ 1 से तो 13.328 मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। एक मरतबा जब फॉर्मूला लिख दो तो बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, बेटा मोल रेशियो ऑक्सीजन का कैसे निकलेगा? मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इसी तरीके से निकलेगा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। बेटा 26.781 डिवाइडेड बाय 16 तो 1.673। 1.673 तो ये आ गया आपके पास मोल रेशो। किस चीज़ का? मोल रेशो निकल आया आपके पास ऑक्सीजन का। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ, स्टेप नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो कैसे निकलेगा? सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालने के लिए आप कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो और इस मोल रेशो को डिवाइड करवा दो लीस्ट मोल रेशो से, डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशो। मोल रेशो कितना है कार्बन का? कार्बन का मोल रेशो 4.990, हाइड्रोजन का है 13.328, ऑक्सीजन का है 1.673। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे आप डिवाइड करवा दो सबको। 1.673, 1.673, 1.673 से सबको डिवाइड करवा दो। इसका आंसर तो मुझे पता है 1 आ गया। बाकियों को कैलकुलेट करना है, देखते हैं बाकियों का क्या आता है। 13.328 डिवाइडेड बाय 1.673, 7.966, 7.966 और अगली वैल्यू हमारे पास है 4.990। 4.990 डिवाइडेड बाय 1.673, 2.982। 2.982 इसको राउंड ऑफ कर लेंगे बेटा। राउंड ऑफ करने के बाद 2.9 राउंड ऑफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C3, कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 8, O कितना है? 1, C3H8 और O1 ये हमारे पास बन गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। ये है इस सवाल को सॉल्व करने का तरीक़ाकार। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।